हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो फाइनली ये जो हमारा लेक्चर है वो कंक्लूजन के लिए है कि फाइनली हम अपना पूरा जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो पूरा सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा और उससे क्या सीखा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कंक्लूजन अगर मैं निकालता हूँ तो नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द एनी टाइप ऑफ रिएक्शंस। मतलब अगर मेरे पास कोई सिंपल बीम होगा सो मैं एबल हूं कि मैं उसकी रिएक्शन कैसे निकालना है। मुझे डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर दे दिया जाए या इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बता दिया जाए तो दोनों में डिफरेंशिएट मैं कैसे करूंगा मुझे ये पता है। और मैं किस तरीके से उनको यूज करके उसकी रिएक्शंस निकाल सकता हूँ, मैं बहुत इजीली ये चीज कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें यूनिट वाइज अगर मैं जाता हूँ तो मैंने क्या क्या सीख लिया है सब्जेक्ट में और क्या क्या मैं आगे इस सब्जेक्ट को यूज करके कर सकता हूँ तो मैं वो देखता हूँ। अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात आपसे करता हूँ, यूनिट फर्स्ट जो हमने पढ़ा था जिसका नाम था आपका स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उस यूनिट में बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मुझे किसी मेंबर के ऊपर डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है या कोई रोटेशन निकालनी है तो विद द हेल्प ऑफ कास्टिग्लियानोस मेथड है जिससे हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्कडन मेथड है जिससे हम लोग डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है जिससे हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं। लाइक तो इन मेथड को यूज करके कैसे हम डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर पे, वो बेसिकली हम लोगों ने इसमें सीखा। बिकॉज कोई भी स्ट्रक्चर जब टूटता है ना, जैसे कोई भी एज अ सिविल इंजीनियर हम जब कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम कोई बीम को बना रहे हैं या हम कोई स्लैब को बना रहे हैं, हम कोई कॉलम को बना रहे हैं, तो उस पर जब लोड आता है ना तो उस लोड की वजह से या तो वो बेंडिंग से फेल होगा या तो वो शेयरिंग से फेल होगा या तो वो डिफ्लेक्शन से फेल होगा। तो अगर मुझे ये पता है कि उसमें डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकता हूं तो उस लोडिंग की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ पाएगा या वो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है उसको मुझे कैसे रोकना है, तो मैं कब उसको रोक पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो कितना आ रहा है, उसको कैलकुलेट करना जब आए। या उस पे जो मूवमेंट आ रहा है उस मूवमेंट की वजह से अगर वो टूट सकता है तो वो कितना मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है जिसके लिए मुझे इसको डिजाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे वो मूवमेंट की क्वांटिटी निकालनी आनी आती है, मैग्नीट्यूड आता है, तो मैं उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए उसमें डिजाइन कर दूंगा। डिजाइन का मतलब कि उसमें रेनफोर्समेंट कितना लगना है, उसकी विड्थ बीम की कितनी होगी, डेप्थ कितनी होगी, राइट। तो इनका यूज करके बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सही स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। तो पहली यूनिट में मेनली हमने जो सीखा था वो डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करना, रोटेशन कैलकुलेशन करना, ये सब के बारे में सीखा। अगर वहीं मैं सेकंड यूनिट की बात आपसे करता हूं, यूनिट 2 के लिए बात करता हूं, तो यूनिट 2 ने हमें सिखाया कि बेसिकली विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ थ्री मूवमेंट थ्योरम हम किस तरीके से किसी भी इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। दैट मीन क्योंकि आज के टाइम पर ये जो टाइम है वो किसका है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का है। बिकॉज हॉरिजॉन्टली राइज अब हम लोग नहीं कर रहे, बिकॉज अब लैंड ही नहीं बचा। अगर हम बात करें आज से 25-30 साल पहले चले जाइए तो भोपाल एक मिनिमम एरिया में डेवलप्ड था, या कोई और सिटी की बात करें तो एक मिनिमम एरिया में डेवलप्ड थी। लेकिन अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, पूरा एरिया कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट हम लोग जंगल में एंटर होते जा रहे हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम वर्टिकल राइज कर रहे हैं। वर्टिकल का मतलब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है हर सिटी में। तो जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात आएगी तो उसमें जो बीम होगा वो क्या होगा, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ही होगा ना। आपका एक कॉलम है, फिर कॉलम है, फिर कॉलम है, फिर कॉलम है, नंबर ऑफ सपोर्ट हो गए, इसका मतलब वो एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया। तो उसको ऊपर मूवमेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको यूनिट 2 ने दो मेथड बता दी, एक एमडीएम मेथड बता दिया और आपको एक टीएमटी मेथड बता दिया कि आप इनमें से किसी भी मेथड को लगाइए और मूवमेंट्स को निकाल लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यूनिट 3 के लिए, तो यूनिट 3 में बेसिकली हम लोगों ने सीखा कि इसी के बाद किसी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को अगर इन दो मेथड से हम सॉल्व नहीं करते तो और कौन सी मेथड हो सकती है। तो फिर इसने हमें बताया कि एसडीएम मेथड का आप यूज कर सकते हो, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। और इसके बाद इसी में एक और पार्ट आपने पढ़ा था कॉलम एनालॉजी मेथड का। कॉलम एनालॉजी मेथड ने आपको क्या बताया कि कॉलम एनालॉजी मेथड मतलब जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपने यूज करी या जो एसडीएम आपने यूज करी उसमें जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स आप लोग निकालते थे उनको बेसिकली कहां से फाइंड आउट किया जाए, तो वो कॉलम एनालॉजी मेथड से हम लोगों ने सीखा। तो इस तरीके से हमने 3 यूनिट की। इसके बाद हम यूनिट 4 पे आए जिसमें हम लोगों ने आर्चेस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, आर्चेस के बारे में। आर्चेस मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कोई बीम है, लॉन्ग स्पान के लिए मुझे बीम बनाना है, उसकी जगह अगर मैं आर्च बना देता हूं तो वो क्या होगा, मेरे लिए इकोनॉमिकल होगा। तो एज अ सिविल इंजीनियर हमको कभी भी याद रखना है कि हमारे जो 3 मेन पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं। पहला, हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है वो सेफ बनना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। जितनी उसकी लाइफ स्पान है वो उतनी लाइफ स्पान तक कवर होना चाहिए। दूसरा, हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को सर्विसेबल बनाना है। और तीसरा, हमें उसको इकोनॉमिक भी बनाना है, मतलब पैसा भी कम से कम लगना चाहिए, तभी तो हम एक सही सिविल इंजीनियर होंगे। तो अगर पैसा कम लगना है दैट मीन हमें ये पता होना चाहिए कि कहां से मैं मटेरियल की सेविंग कर सकता हूं। तो जो आर्च है वो क्या होता है, जो लॉन्ग स्पान का बीम आप बनाओगे वहां पे उस बीम को बनाने में पैसा आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन वहीं पे आप उसकी जगह आर्च बनाओगे ना तो आपका पैसा कम लगेगा लॉन्ग स्पान के लिए। लेकिन
क्यों? क्योंकि किस तरीके से मूवमेंट डेवलप होते हैं, किस तरीके से इसमें मूवमेंट रिड्यूस हो जाता है आर्च में, वो सब हमने बात की थी यूनिट 4 में आर्चेस को लेके। और साथ में इसके साथ में हमने पढ़ा था सस्पेंशन केबल। सस्पेंशन केबल क्या होता है? तो सस्पेंशन केबल के ऊपर किस तरीके से टेंशन निकाला जाता है, किस तरीके से उसमें जो सपोर्ट्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनके बारे में हमने इसमें सेकंड टॉपिक में पढ़ा। इसके बाद लास्ट यूनिट हमने पढ़ी थी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थी आपकी ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरीके से BMD से डिफरेंट होता है और इसका हेल्प करके हम किस तरीके से मूविंग लोड की वजह से मूवमेंट्स निकाल लेते हैं, या शेयर फोर्स निकाल लेते हैं, या रिएक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जब ब्रिज की बात करोगे तो बेसिकली वो मूविंग लोड है ना, वहां पे तो आपके व्हीकल्स आ रहे हैं जो कि मूव ही कर रहे हैं। तो उसके लिए भी तो हमें पता होना चाहिए कि अगर व्हीकल यहाँ पे खड़ा है तो कितना मूवमेंट आएगा, यहाँ पे खड़ा है तो कितना मूवमेंट आएगा। तो ये इस मेथड ने हमारे लिए हेल्प की। तो ओवरऑल कंक्लूजन, नाउ वी आर एबल टू एनालाइज द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन एनर्जी मेथड, with the help of movement distribution method, with the help of TMT, with the help of SDM and different method। और हम उसको easily calculate कर सकते हैं। और analyze मतलब कि हम उस पर किसी भी टाइप के movements निकाल सकते हैं, reactions निकाल सकते हैं और shear force निकाल सकते हैं, जिससे जब ये हम निकाल पाएंगे तभी हम उसको डिजाइन कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट आप लोग सेमेस्टर में जाएंगे तो इन्हीं की वजह से आप उनको कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे आपको पता चलता है कि बीम की विड्थ कितनी होगी, बीम की दात कितनी होगी, उसमें स्टील कितना लगेगा, कितनी स्पेसिंग पे लगेगा, वो सब इससे ही पता चलता है। बिकॉज आफ्टर एनालिसिस ही डिजाइनिंग होती है, राइट। सो ये था हमारा कंक्लूजन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट गेट के क्वेश्चंस के लिए। सो थैंक यू।